नमस्कार. Today we will discuss glacial landform. यानी कि ग्लेशियर के द्वारा बनने वाली भू आकृतियां. What are the glacier? Glaciers are river of ice. ग्लेशियर क्या है ये? रिवर ऑफ आइस. मूवमेंट्स ऑफ द स्नो या आइस. मूवमेंट्स ऑफ द आइस फ्रॉम हायर स्लोप टू लो लाइंग एरियाज known as the glacier. Glacier is the river of ice. It's found in high latitudes as well as in high altitudes. The region where it found in high latitudes and high altitude. हाई लैटिट्यूड्स का मतलब इन पोलर एरियाज 40 मोर देन 60 डिग्री नॉर्थ और साउथ लैटिट्यूड्स. इन आर्कटिक या अंटार्कटिक सर्कल या बियॉन्ड दैट अप टू द पोलर रीजन्स. तो मोस्टली फाउंड इन द high latitudes as well as high altitudes. High altitudes means higher reaches of the mountainous areas. As much we move upwards, temperature decreases. जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं टेम्परेचर डिक्रीज होता है. 1 डिग्री टेम्परेचर डिक्रीज होता है 165 मीटर हाइट्स पे जाने पे. या हम कह सकते हैं 6 डिग्री टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है कितने पे? 1 किलोमीटर ऊंचाई पे जाने पे. इफ वी मूव अपवर्ड्स इन द एटमॉस्फेयर इन द माउंटेनियस एरियाज, टेम्परेचर विल स्टार्ट डिक्रीजिंग एट दिस रेट. जैसे जैसे हम ऊंचाई की तरफ जाएंगे टेम्परेचर डिक्रीज होने लगेगा. तो ये कहाँ पाया जाएगा? हाई लैटिट्यूड्स एज वेल एज द हाई आल्टीट्यूड्स में ग्लेशियर पाया जाएगा. ग्लेशियर हाई आल्टीट्यूड और हाई लैटिट्यूड्स. मान लीजिए अगर हम कोई सपोज दैट ये हमारा 0 डिग्री है. दिस इज द इक्वेटर, मध्य रेखा. दिस इज द पोल. मान लीजिए कि ये हमारा जो है सदर्न पोल है, तो ये हमारा जो है क्या है? नदर्न पोल है. यहाँ पे ग्लेशियर जो है इस तरह से. ग्लेशियर वेरीज एज पर द सीजन. सीजन के हिसाब से भी ग्लेशियर का फॉर्मेशन वेरी करता है. आल्टीट्यूड और लैटिट्यूड्स के हिसाब से भी वेरी करता है. इक्वेटर पे यही ग्लेशियर हमारा जो है 5100 मीटर की हाइट पे जाकर के स्नो यानी कि एक तरह से बर्फ जमता है या ग्लेशियर का फॉर्मेशन होता है. से माउंट किलिमंजारो, it is located at the equator and here we found the glaciers at such heights. As much we move toward the poles, these heights reduce for the formations of the glacier. Even at the polar areas
These glacier formed at the surface, barren surface. इसी सरफेस पे ग्लेशियर पोलर एरियाज में फॉर्मेशन हो जा रहा है। यहां पे ग्लेशियर का फॉर्मेशन कहां पे, सरफेस पे हो जा रहा है, लेकिन यहां मिडिल वाले एरियाज में कुछ हाइट पे जाकर के ग्लेशियर का फॉर्मेशन होगा। यहां पे ये क्या है, हमने क्या दिखाया, ये हाइट दिखाया। मोर देन 5000 मीटर की हाइट पे ही, जैसे कि मान लीजिए कि एवरेस्ट है 8848 मीटर हाइट पे है, तो फुल्ली वो जो है या ये वाला रीजन हमारा लद्दाख में जो है, क्या नाम है, सबसे बड़ा ग्लेशियर जो वर्ल्ड का पाया जाता है, तो वहां पे ये सारी कंडीशंस है कि ये हाइट के हिसाब से इक्वेटर पे हाइट सबसे ज्यादा होगा ग्लेशियर के लिए, क्योंकि सबसे ज्यादा टेम्परेचर यहाँ पे होता है। यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम होता है, लेकिन ये सीजन के हिसाब से भी थोड़ा बहुत इसका वेरिएशन होता रहेगा। ग्लेशियर ये इरोजनल और डिपोजिशनल बोथ टाइप ऑफ द फीचर्स फाउंड इन द ग्लेशियर, फाउंड बाय these glaciers. Process of glacial erosion. Process of glacial erosion. नंबर 1 पे पलकिंग, नंबर 2 पे एब्रेजन, पलकिंग एंड एब्रेजन। Plucking and abrasion. When water or freezed snow deposited in the crevices, in the cracks, it expands and further broaden these cracks. जब मान लीजिए ये कोई इस तरह से कोई क्रैक है, यहाँ पे वाटर या ड्रॉप, अगर मान के चलिए कि दिन के टाइम में कोई वाटर पानी या कुछ ऐसे वाटर ड्रॉप यहाँ पे डिपॉजिट हो गया डे टाइम में, क्या होता है हमारा एक्सपेंशन ड्यू टू द थाविंग। नाइट टाइम में क्या होगा, टेम्परेचर हमारा बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाएगा, तो कॉन्ट्रैक्शन होगा। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब कि कूलिंग, ड्यू टू द कूलिंग। दिस प्रोसेस, द एक्सपेंशन एंड द कॉन्ट्रैक्शन ड्यू टू द thawing and cooling is known as the nivations. Nivation. जब पानी या सॉरी जब ये ग्लेशियर, ये आइस जो है मेल्ट हो जाए दिन के टाइम में, और रात में वो इतना ज़्यादा कोल्ड हो, इतना ज़्यादा ठंड पड़े कि यही एक तरह से कूल होकर के आइस में कन्वर्ट हो जाए, स्नो में कन्वर्ट हो जाए, तो इस वाले प्रोसेस को निवेशन कहते हैं। रात के टाइम पे अगर यहाँ पे मान के चलिए कोई भी चीज़ आकर के डिपॉजिट होकर के आइस या स्नो में कन्वर्ट हो जाए, तो इसका एरिया जो है कितना 10% फर्दर एक्सपेंड होगा। और जब कोई 10% एरिया एक्सपेंड करेगा तो फर्दर उसमें क्रैक और एक तरह से गैप क्रिएट करता चलेगा। आसपास के जो भी ये रॉक सब्सटेंस है, मटेरियल है, इसको ये जकड़ लेगा, पकड़ लेगा। डे के टाइम में जब यही स्नो, यही ग्लेशियर या यही आइस मेल्ट होगा, तो अपने ग्रिप में इसके आसपास के एरियाज को पकड़ को, ग्रिप को बनाए रखेगा, और इतना जो है निचोड़ करके अपने साथ ये जो है एक तरह से कुरेद कर करके बहा ले जाएगा। इस वाले प्रोसेस को कहते हैं प्लकिंग। when glacier move when glacier move over the surface, it scratched, it smooth the surface known as the abrasion. जब ग्लेशियर सरफेस पे फ्लो करता है, बहता है, चलता है, तो ये स्क्रैच करता है, उस पर क्या करता है, एक तरह से उसको बराबर करता रहता है सरफेस को, उसको डिप्रेशन क्रिएट करता रहता है, और वहां से मलबा को, डिब्रिस को अपने साथ बहा ले जाता है, तो इसको एब्रेजन कहते हैं। ये दो प्रोसेस हैं इसमें मेनली, इसके इरोजन में। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है इसमें ग्लेशियर फॉर्मेशन के बारे में अगर हम बातें करते हैं कि
नेक्स्ट हमारा जो है इरोजन बाय ग्लेशियर मूवमेंट्स डिपेंड्स अपॉन ग्लेशियर की मूवमेंट्स पे जो इरोजन होता है, जो ये प्लकिंग या एब्रेजन की जो प्रक्रियाएं होती हैं, वो किस पे निर्भर करती हैं? दो तीन फैक्टर्स पे। नंबर एक पे ग्रेडियंट्स ऑफ द स्लोप, नंबर एक पे ग्रेडियंट ऑफ द स्लोप, नंबर दो पे वेट या प्रेशर्स ऑफ द ग्लेशियर, वेट वेट या प्रेशर exerted by ग्लेशियर, वेट या प्रेशर exerted by द ग्लेशियर। नेक्स्ट नंबर पे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द आइस, टेम्परेचर ऑफ द आइस, टेम्परेचर ऑफ द आइस। नेक्स्ट नंबर पे हमारा टेम्परेचर ऑफ द ग्लेशियर या आइस। नेक्स्ट नंबर पे हमारा नेचर ऑफ द रॉक्स, नेक्स्ट नंबर पे हमारा नेचर ऑफ द रॉक, ग्रेडियंट्स ऑफ द स्लोप, वेट एंड प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ग्लेशियर, टेम्परेचर ऑफ द आइस, नेचर ऑफ द रॉक। ग्रेडियंट ऑफ द स्लोप का मतलब क्या होगा? जितना ज्यादा ढाल होगा उतना ही ज्यादा स्टीपर स्लोप होगा, उतना ही ज्यादा इसमें एक तरह से इरोजन होगा। जितना ही ज्यादा ये ग्लेशियर का वेट उस पर प्रेशर जो है एग्जर्ट करेगा, जितना हैवी होगा उतना ही ज्यादा उसमें जो है इरोजन होगा, कटाई होगी, अपर्दन होगा। टेम्परेचर ऑफ द आइस, टेम्परेचर भी डिसाइड करेगा। रात के टाइम में बहुत ज्यादा अगर ये कोल्ड हो गया तो बहुत ज्यादा ये एरिया पे एक तरह से उसका डेप्थ तक उसका असर करेगा और उसको पलक कर लेगा, और दिन में एकाएक बहुत ज्यादा मेल्ट हो जाए तो उसको बाहर ले जाएगा। तो इस तरह से ये टेम्परेचर ऑफ द आइस। नेचर ऑफ द रॉक्स, अगर हार्ड रॉक है तो वो कम होगा, सॉफ्ट रॉक होगा तो ज्यादा एक तरह से इरोजन होगा। अब इसके बारे में हम बातें करते हैं कि वो कौन से फीचर्स हैं जो कि ग्लेशियर एरियाज में बनते हैं। तो इसमें सिस्टमैटिक एक तरफ से हम पहले नंबर पे इरोजनल फीचर, इरोजनल लैंड फॉर्म्स के बारे में बातें करते हैं। इरोजनल लैंड फॉर्म्स, इरोजनल लैंड फॉर्म्स। नंबर एक पे इरोजनल लैंड फॉर्म में जो है यू शेप्ड वैली, सिर्क। नंबर एक पे क्या है? यू शेप्ड वैली। वी शेप्ड वैली जो है फ्लूवियल लैंड फॉर्म में बनता है, यानी रिवर जो है वी शेप्ड वैली बनाती है। ग्लेशियर आमतौर से यू शेप्ड वैली ही बनाएगा। नेक्स्ट नंबर पे हमारा जो है सिर्क या आर्म्स चेयर टोपोग्राफी। सिर्क या आर्म्स चेयर टोपोग्राफी। नेक्स्ट नंबर पे हमारा जो है एरिटेस। हाँ, ये सिर्क के बाद जो है एरिटेस। नेक्स्ट नंबर पे हमारा जो है अरेटेस। नेक्स्ट नंबर पे हमारा जो है अरेटेस के बाद हैंगिंग वैली या बर्ग चरंड। नेक्स्ट नंबर पे हमारा कोल। नेक्स्ट नंबर पे हमारा हैंगिंग वैली। नेक्स्ट नंबर पे हमारा हॉर्न या पिरामिडल पीक, हॉर्न या पिरामिडल पीक। हॉर्न या
पिरामिडल पीक। नेक्स्ट नंबर पे हमारा ये हैंगिंग वैली एंड टार्न लेक। नेक्स्ट नंबर पे हमारा हॉर्न एंड पिरामिडल पीक। उसके बाद जो है रोच माउंटोनी। नेक्स्ट नंबर पे हमारा रोच माउंटोनी, माउंटोनी, रोच माउंटोनी। उसके बाद फियोर्ड। नेक्स्ट नंबर पे हमारा फियोर्ड। और भी बनते हैं, बस ये इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट लिखते हैं। FIVORD फियोर्ड या FJORD एफजोर्ड। फियोर्ड कहीं पे कहते हैं कभी कभी इसको जोर्ड कहते हैं। इतने इरोजनल फीचर हैं जो कि इसमें बनते हैं। अब हर एक के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करते चलते हैं। सिस्टमैटिक। यू शेप्ड वैली, सिर्क। व्हेन ग्लेशियर फ्लो is converted V-shaped valley into U-shaped valley. U-shaped valley means base is smooth and parallel while sides are straight, steep. जैसे कि ये V-shaped valley है। अगर कोई इसमें ग्लेशियर का आकार का जो है कोई चीज स्टक हो जाए, इसमें आकर के फंस जाए, तो ये इसके साइड्स को इसको ऐसे कट करते करते एक टाइम आएगा, यही जो है ये यू शेप्ड वैली में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये क्या हो गया हमारा यू शेप्ड वैली। स्टीप साइडेड with smooth base या parallel base found in glacial landform features. सिर्क आर्म्स चेयर टोपोग्राफी। नेक्स्ट हमारा जो है सिर्क एंड आर्म्स चेयर टोपोग्राफी। नेक्स्ट हमारा जो है सिर्क आर्म्स चेयर टोपोग्राफी। व्हेन ग्लेशियर मूव्स फ्रॉम ए सर्टेन हाइट्स इट्स कटिंग डाउन its slope and backwards cutting down backwards erosion by these glaciers make a armchair like topography. Suppose that this is the peak, glacier moves from here। ये ग्लेशियर है का कोई टुकड़ा है, ये जब नीचे की तरफ मूव करेगा तो ये इसको इट्स कटिंग डाउन इट्स स्लोप को तो काटेगा, प्लस बैकवर्ड आल्सो इरोजन। बैकवर्ड मतलब ये पीछे की तरफ, ये पिछला, ये इसका पीछे नहीं है, ये फ्रंट होगा तो ये पीछे होगा, तो बैकवर्ड इरोजन इस तरह से इसको कटिंग डाउन करता रहेगा। एक टाइम ऐसा आएगा यही ग्लेशियर कुछ इस तरह से इसको बना देगा, इसी को कुछ इस तरह से बना देगा। ये ग्लेशियर जो है, ये एक तो साइड इस तरह से था, तो जिस तरह से आर्म्स चेयर टोपोग्राफी, आर्म्स चेयर मतलब जिस तरह से आप कुर्सी पे बैठते हैं आराम से, इस तरह से एक आदमी आराम से इस पे बैठ जाए तो इसको क्या कहा जाएगा, आर्म्स चेयर टोपोग्राफी, यानी कि सिर्क। ये जो आपका डिप्रेशन क्रिएट हुआ ये कहलाता है सिर्क। क्यों क्रिएट हुआ, व्हेन ग्लेशियर मूव फ्रॉम ए सर्टेन हाइट्स इज कटिंग इट्स पाथ टू मतलब टू वे,
एक तो अपना ये स्लोप को कट कर रहा है जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और प्लस इसकी जो पीछे वाला हिस्सा है बैकवर्ड कटिंग, ये वाला हिस्सा, इसको कट कर करके इससे कट करते करते एक टाइम आएगा यही ग्लेशियर जो है मूव करके कुछ इस तरह से, इस तरह से कुछ ये हो जाएगा ग्लेशियर का ही। तो ये क्या कहलाएगा हमारा, ये पूरा एरिया क्या कहलाएगा, जो डिप्रेशन थोड़ा सा क्रिएट हुआ, ये क्या कहलाएगा, सिर्क कहलाएगा। इसी को आर्म्स चेयर टोपोग्राफी कहते हैं। जब इसी सिर्क में वाटर डिपॉजिट हो जाए ये वाला हिस्सा, तो ये क्या कहलाता है, टार्न लैक। व्हेन वाटर डिपॉजिटेड in the arms chair topography at the base of these arms chair known as the Tarn Lake. Tarn Lake. ठीक, अगला हमारा क्या है, अरेटेस। When glacier moves from a certain heights, it's cutting down its slope as well as the backward erosion या abrasion and plucking sharpen its edge like a knife known as the अरेटेस। तो शार्प नाइफ एज्ड रिजेज नोन एज द, इसको क्या कहा जाएगा, नाइफ एज्ड रिजेज। When glacier moves, it sharpens the edges of these cirque, of these arms chairs, and further making its vertical known as the अरेटेस। जब ग्लेशियर मूव करता है तो जो कोनिकल शेप वाला हिस्सा है उसी को मान के चलिए, अगर हम इसको डायग्राम के थ्रू ड्रॉ करते हैं तो समझ में आएगा। ये मान लीजिए कि इसको इस तरह से कुछ ड्रॉ किया जाए। ये वाला जो हिस्सा, इसको क्या कहें, इस एज को क्या कहा जाएगा, अरेटेस कहा जाएगा। इस एज को क्या कहेंगे, अरेटेस कहेंगे। ये वाला जो एज बनाया है ये क्या है, फर्दर ऐसे शार्प होगा, क्योंकि ये ग्लेशियर यहां से जब फ्लो करता है नीचे की तरफ, तो ये जो आर्म्स चेयर है, ये जो पूरा हिस्सा है, इसको हमने क्या बोला था, सिर्क बोला था। और ये इसको कटिंग करते करते, डिप्रेशन करते करते, बैकवर्ड कटिंग करते करते, ऐसे इधर बैकवर्ड कटिंग करते करते एक टाइम ऐसा आता है कि जो शार्प वाला है इसको फर्दर शार्प करता है, इसको जो है इस रिज को फर्दर शार्प करता चला जाता है। तो नाइफ एज रिजेस नोन एज द अरेटेस, नाइफ एज रिजेस नोन एज द अरेटेस, इसको अरेटेस कहेंगे। ये क्या कहलाएगा, अरेटेस कहलाएगा। एक इस लाइन जिस तरह ये है, इसके पीछे साइड में भी एक लाइन इस तरह से होगी, और एक इस तरह से एक कोनिकल शेप में, जैसे ये दो हिस्सा हो गया प्लस इधर का दो, ये मिला करके ये क्या कहलाएगा, हमारा पूरा का पूरा कोनिकल पीक। एक तरह से ये पीक बना दिया, इसी पीक को हम कहते हैं पिरामिडल पीक। ये पूरा क्या कहलाएगा, हमारा पिरामिडल पीक। व्हेन ग्लेशियर मूव फ्रॉम ए स्लोप फ्रॉम ए सर्टेन हाइट्स, इट्स cutting down and depressing these slopes, making the edges further sharpens as well as making a pyramidal peak। तो ये जो हिस्सा है ये पिरामिडल पीक एक तरह से बना दिया।
और इसी को हम क्या कहते हैं, हॉर्न भी कहते हैं। ये हॉर्न भी हमारा कहलाएगा, यही पिरामिडल पीक। अब अगला हमारा क्या है, एरेटेस हो गया, हॉर्न हो गया, अच्छा, टर्न लेक भी हो गया, रॉक बेसिन यानी कि फ्योर्ड्स, अच्छा। हम्म नेक्स्ट हमारा जो है हैंगिंग वैली। व्हेन ग्लेशियर मूव्स इट्स कटिंग डाउन द बैक वॉल, ये बैक वॉल यानी कि पिछले हिस्से को कटिंग डाउन, समटाइम्स द इरोजन मेकिंग द टू सिर्क्स विद ईच अदर्स एंड क्रिएट ए होल। एक सुराख यहां से इसे कट जाता है, क्योंकि ये इधर से साइड से कट रहा है, ये इधर वाला अपना हिस्सा काट करके नीचे, तो दोनों साइड से आसानी से एक आदमी इधर से गुजर जाएगा। इस तरह से एक टाइम ऐसा आएगा, इधर वाला भी ग्लेशियर, उस साइड वाला भी, उस साइड वाला भी अपने चारों चारों मतलब कि जो इसके पीक्स हैं, ये मान के चलिए कि इस तरह से ग्लेशियर का हुआ, तो ये चारों साइड से, इधर वाला साइड, इधर वाला भी, इधर वाला भी, इधर वाला पीछे वाला भी, चारों साइड से जो इसका आर्म चेयर है या सिर है, इससे कटिंग डाउन हो बैक वाल यानी कि पीछे वाली दीवार को, यानी इसका पीछे साइड से इधर अपने साइड में यानी पीछे की तरफ ये काट करता रहे, इधर वाला काट करता रहे, इधर से भी कटिंग होती रहे। एक टाइम ऐसा आएगा कि ये पूरा का पूरा हिस्सा जो है हमारा जो है कट करके, और उसमें पहले तो गैप क्रिएट होगा कि इधर से कोई बंदा इधर गुजर जाए, उधर वाला बंदा इधर आ जाए, इधर वाला बंदा उधर आ जाए, फर्दर कटिंग डाउन होगा, तो ये पूरा का पूरा हिस्सा जो है कट करके अलग हो जाएगा इस तरह से। इसी को कोल कहा जाएगा, इसी को कोल कहा जाएगा। कोल का मतलब कि ये हिस्सा, और इसमें कोल लेग बन जाएगा। दो पीक होगी यहाँ पे, थोड़ा सा ऐसे स्मॉल पीक टाइप, दो पीक है स्मॉल पीक टाइप, और उसी के बीच में जो डिप्रेशन एरियाज होगा उसी को कोल कहते हैं। जैसे इंडिया का नदर्न मोस्ट पॉइंट इज इंदिरा कोल, तो इंदिरा कोल का मतलब कि एक डिप्रेशन एरियाज क्यों क्रिएट हुआ कि दिस ग्लेशियर मूव्स फ्रॉम ए स्लोप, दे कटिंग डाउन इट्स स्लोप बैकवर्ड साइड्स, बैक वॉल ऑफ द स्लोप एंड क्रिएट ए होल, एक मतलब कि एक होल क्रिएट करते हैं, और उसके बाद इसके जो सिर्क होता है, सिर्क का एक वाला हिस्सा ये वाला दूसरे वाले हिस्से से इस तरह से आसानी से हो जाता। एक टाइम आएगा पूरा का पूरा पीक कट करके अलग हो जाएगा, और यहाँ पे बाद में वाटर वगैरह डिपॉजिट हो सकता है, इसी को कोल कहते हैं, COL कोल यानी कि इंदिरा कोल। पिरामिडल पीक की बेस्ट एग्जांपल है कि जितने भी पीक्स हैं दुनिया के, जैसे मैटर्न हॉर्न है, ये स्विट्जरलैंड में आल्प्स रिवर पे है, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पीक है। माउंट कैलाश, एवरेस्ट, दीज आर दी पिरामिडल पीक्स, दीज आर दी हॉर्न्स। हॉर्न्स का मतलब कि ये इस तरह से, और जिस तरह से पिरामिड होता है 3 डायमेंशनल, मतलब कि इस तरह से, तो ये एक तरह से ये वाला हिस्सा ये एज है, इसी को हमने एरेटेस कहा। ये बीच वाला ये वाला जो बीच वाला हिस्सा है ये क्या है, ये सिर्क हमने बोला। उसके अलावा ये जो पूरा कट करके अलग हो जाए इसको हमने कोल कहा। अब एक चीज और समझने की है इसी में, ये समझने के लिए है बस वैसे ही, when three or more circs when 3 or more circs cutting down its back wall and cutting down its back wall and further sharpening these edges, these aretes, making the pyramidal peaks। जब चारों तरफ से ऐसे कटिंग होती रहे, कहां पे, ये सिर्क पे, और इसका फर्दर ये शार्प होता रहे, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये फर्दर जो है इस तरह से, तो इसको क्या कहा जाएगा, ये पिरामिडल पीक कहा जाएगा। when these pyramidal peaks are removed after certain a period by the erosional activity of the glacier and depression is created in this place known as the कोल। नेक्स्ट हमारा जो है हैंगिंग वैली है, और कुछ डायग्राम के साथ हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, हैंगिंग वैली, उसके अलावा जो है टार्न लेक,
हैंगिंग वैली, वाटरफॉल, ट्रंकेटेड स्पर। तो इसका डायग्राम हम बनाते हैं कुछ इस तरह से। ये थोड़ा टफ डायग्राम है। हम्म, तो एक दो तीन चार, चार इस तरह से। ये यू शेप हमको वैली बनानी है। और इसमें जो है फिर कलर का यूज करते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे हमको ये देखना है कि जो ये वाला एरिया है, ये क्या कहलाएगा हमारा? एरिटेस। ये क्या कहलाएगा? एरिटेस। ये वाला जो पूरा ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा है हमारा, इसको हमने क्या कहा? ये हमारा सिर्क है। सिर्क। सिर्क में जो ये वाटर, ये पानी जो है आकर के यहाँ पे जो कहीं पे ऐसे आकर के डिपॉजिट हुआ, तो इसको हमने क्या कहा था? टार्न लैग बोला था। यहां से वाटर जो है अगर फ्लो करेगा तो इससे फ्लो कर करके जब ये यू शेप वैली है, कौन सी? ये पूरी हमारी क्या है? यू शेप्ड वैली है ये। जब यही सिर्क से एक छोटा सा चैनल आकर के इस वाले में वाटर अपना डिस्चार्ज करे, तो इस वाले को क्या कहा जाएगा? दिस इज द हैंगिंग वैली। यहां से आकर के नीचे इसमें आकर के ये क्या कहलाएगा? हैंगिंग वैली। हैंगिंग वैली। Water fallen from a certain heights when it passed through the cirques and drop in the U-shaped valley known as the hanging valley. ये इसी पे ऐसा लग रहा है कि लटक रही है। इधर से एक वैली यहाँ पे आकर के पानी ड्रॉप हो रहा है, इसको हैंगिंग वैली। यहाँ से भी आकर के इसे हैंगिंग वैली, हैंगिंग वैली, हैंगिंग वैली, ऐसे इससे भी आ जाएगा ये हैंगिंग वैली। नेक्स्ट हमारा जो है, ये सारे के सारे पानी जो है ये सोर्सेज जो है आकर के इसमें आकर के जो जमा हो जाएंगे इस तरह से, और यहाँ पे जो पानी फ्लो होगा इसी को रिबन लेक कहा जाएगा। क्या कहलाएगा? ये रिबन लेक। ये रिबन लेक कहलाएगा। तो ये क्या है हमारा? ये वाला हिस्सा सिर्क है। सिर्क में कहीं पे ऐसे डिप्रेशन में जब कटाव होगा तो यहाँ पे पानी होगा, जमा हो जाएगा, उसकी जो हम सिर्क को आर्म चेड भी कहते हैं, टोपोग्राफी। ये वाला हिस्सा हमारा एरिटेस, ये जो है कि आपका एज जो है इसको क्या कहा जाता है? एरिटेस कहा जाता है। और इसी पे आगे चल करके एक पीक भी है कहीं पे ऐसे, ये क्या कहलाएगा? ये सब में एक पीक होगी ऐसे। ये पीक क्या कहलाएगी हमारी? ये जो है हमारी क्या है? ये पीक है। इस पीक को हम क्या कहते हैं? ये पिरामिडल पीक है। इस पिरामिडल पीक को हम हॉर्न भी कह सकते हैं। मैटर हॉर्न स्विट्जरलैंड में है, उसी के नाम पे पड़ा गया हॉर्न। एवरेस्ट ये भी पिरामिडल पीक की तरह है। माउंट कैलाश ये भी पिरामिडल पीक की तरह ही है। सारे के सारे पीक्स जो भी बड़े बड़े हैं ज्यादातर ये पिरामिडल पीक के ही आकार के ही होते हैं। कभी कभार इसी पीक्स में हमने क्या देखा कि यहाँ पे ये हिस्सा ऐसे कट करके अलग हो गया, और एक ये मतलब इसमें अलग होगा इस तरह से, और वहीं पे फिर कोल बन गया।
ये सारा का सारा ये हैंगिंग वैली है। ये पानी आकर के यहाँ पे अगर ऐसे आकर के इससे स्टोर होकर के यहाँ आकर के गिरता है। यहाँ पे ये क्या कहलाता है, टर्न कहलाता है। उसके बाद आकर के टर्न लाइक से इसमें फिर फर्दर जब गिरेगा तो यहाँ से यहाँ पे सर्टेन हाइट है, ये हाइट वाला मान लीजिए इतना। तो ये इस तरह से इसमें जब गिरेगा, वाटर फाइनली यू शेप्ड वैली में जब कलेक्ट हो जाएगा तो इसी को रिबन लेक कहा जाएगा। ये जो है हमारा ग्लेशियर का ग्लेशियल फॉर्मेशंस का जो फीचर्स हैं उसके बारे में हमने कुछ बातें की। अब ग्लेशियर में अरिटेस हो गया, एक है रोच माउंटोनी। रोच माउंटोनी की बात करें अगर हम, ये थोड़ा अलग है। रोच माउंटोनी, रोच माउंटोनी में क्या होता है कि जो रॉक्स है उसका कुछ मतलब कि डिजाइन ही कुछ इस तरह से है। तो रेसिस्टेंस रेजिडुअल रॉक हुमॉक, एक्चुअल क्या है कि रॉक जो है कुछ इस तरह से हुमॉक यानी कि इस तरह से ऐसे डोमल शेप में इसमें बन करके आते हैं। इसकी अगर हम डिजाइन करते हैं तो कुछ इस तरह से मान के चलिए, यहाँ पे इस साइड में क्या है, इस तरह से कुछ है। ये स्मूथ सरफेस है। स्मूथ सरफेस का मतलब कि ये ग्लेशियर कुछ इस तरह से मूव हो रहा है। ग्लेशियर मूव्स फ्रॉम, एंड दिस इज द अपवर्ड साइड, दिस इज द डाउनफॉल साइड। स्मूथ सरफेस अगर है ये, यहां पे क्या हो रहा है, एब्रेजन हो रहा है। एब्रेजन का मतलब क्या होता है, कुरेद करके, एक तरह से कोई भी चीज जब मूव करती है तो उसको एक तरह से छीलते हुए, उसको स्मूथ करते हुए, उसको बराबर करते हुए चलती है। तो ये क्या हो गया, एब्रेजन के द्वारा, बाई एब्रेजन, एक तरह से इरोजन का एक कैरेक्टर्स है। यहाँ पे क्या है, प्लकिंग। प्लकिंग का मतलब इसे निचोड़ लेना, कोई चीज ऐसे कपट लेना, दैट इज अ प्लकिंग। तोड़ लिया गया, निचोड़ लिया गया है। ये स्मूथ है। ये हमारा रफ टेरेन बनाया, देखिए यहाँ पे रफ टेरेन हो गया, रफ है ये क्या है, ग्लेशियर मूव कर रहा है इधर से। दिस इज द अपवर्ड साइड, अपवर्ड मूवमेंट्स ऑफ द ग्लेशियर। ये वाला साइड कौन सा है, डाउनफॉल ऑफ द ग्लेशियर। दोनों में अब जो ग्लेशियर डाउनफॉल होता है तो इस तरह से इसमें इस तरह की फीचर बना देता है। इसको पूरे को कहते हैं रोच माउंटोनी। फ्रेंच में जो है रोच माउंटोनी का मतलब कि रोच का मतलब क्या होता है, शीप लाइंग, यानी कि जैसे कोई शीप यानी भेड़ बैठी हुई हो, ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई ये मुंह है इसका और इसका पीछे वाला हिस्सा है इसका और जैसे भेड़ बैठी हुई है, तो उसको रोच माउंटोनी कहते हैं। एक हमारा जो है फियोर्ड है या एफजोर्ड है। ये सारे के सारे इरोजनल फीचर ही हम बातें कर रहे हैं अभी तक। नेक्स्ट हमारा जो है फियोर्ड है। फियोर्ड, फियोर्ड या एफजोर्ड। व्हेन ग्लेशियर इंटर in the ocean, it's create zigzag like conditions. When glacier enter from a slope in the ocean, it create zigzag like conditions. Alternate ridges and valleys are found. These alternate valleys and ridges are submerged by the oceanic water known as the fjords. मान लीजिए कि कोई ग्लेशियर अगर आया यहां से, तो यहां पे ये ग्लेशियर यहां पे आ रहा है, ये ग्लेशियर इसमें, ये ग्लेशियर इसमें, ये ग्लेशियर का पाथ है, ये ग्लेशियर का पाथ है, ये ग्लेशियर का पाथ है। ये वाला हिस्सा हमने क्या देखा, हमने क्या कहा कि अल्टरनेट रिजेस एंड वैलीज। दिस इज द रिज,
दिस इज द वैली, ये वैली हो गया, ये वैली हो गया, ये रिज, ये रिज, ये वैली, ये रिज, ये वैली, ये रिज, ये वैली, ये रिज। रिज का मतलब थोड़ा ऊंचा उठा हुआ हिस्सा हो, प्लस ये क्या है, जिगजैग वे में है। तो अल्टरनेट यहां पे वैली क्यों बन गई, क्योंकि ग्लेशियर जो है आ करके इसकी कटाई को बहुत ज्यादा अंदर तक काटते चला जा रहा है, यहां अंदर तक कटिंग करता चला जा रहा है ग्लेशियर। ग्लेशियर आ गया इधर से, इसका सोर्स इधर से है, लेकिन ये कटाई करता रहेगा इसे अंदर अंदर साइड में। उसके अलावा क्या है यहाँ पे कि ये थोड़ा सा हिस्सा ऊपर है, क्योंकि ये हार्ड रॉक होगी। ग्लेशियर एकाएक जब स्लोप से किसी पहाड़ी से नीचे की तरफ डायरेक्ट ओशन में गिरता है, ये कहां पे, ये दीज आर द सबमर्ज्ड बाय द ओशियनिक वाटर्स। कमाल ये है कि यहाँ पे ये क्या है, दीज आर द ओशियनिक वाटर, ओशियनिक वाटर्स, ये क्या है हमारा ओशियनिक वाटर्स है, दीज आर द ओशियनिक वाटर्स, दीज आर द सबमर्ज्ड बाय द ओशियनिक वाटर्स। इट्स लुक लाइक ए जिगजैग वे, जिगजैग फीचर्स। तो इसको हम क्या कहते हैं, फ्योर्ड। एक होता है रिया, रिया ग्लेशियर के द्वारा जो है फ्योर्ड या एफजोर्ड्स बनता है। जैसे स्कैंडिनेवियन कंट्री है, नॉर्वे वार्वे में यह क्या है, फ्योर्ड्स बनता है। जब कोई माउंटेन ऐसा कुछ हो कि वो ओशन के पास ही हो और रिवर उससे फ्लो करती हो और रिवर जो है उसमें कटाई करे, वहां पे जो फीचर बनेगा उसको रिया कहेंगे। ये जो फीचर है, रिया भी सबमर्ज हो जाता है ओशन के अंदर, ये भी सबमर्ज हो जाता है ओशन के अंदर। लेकिन इस वाले कंडीशंस में जो ग्लेशियल होगा कभी भी ये यू शेप्ड वैली ही बनाएगी, रिवर जो होगा वी शेप्ड वैली ही बनाएगी। उसके अलावा रिया में जो है ये कोस्ट सबमर्ज हो जाता है ओशन के अंदर, ये भी सबमर्ज हो जाता है, बट इट्स फाउंड बाय द ग्लेशियर। फ्योर्ड इज फाउंड बाय द ग्लेशियर, रिया इज फाउंड बाय द रिवर। रिवर जो होता है रिया बनाता है। अब हमारा ये कंप्लीट हो गया टॉपिक्स। नेक्स्ट हमारा जो है, जैसे कि नॉर्वे में पाया जाता है फ्योर्ड्स, चाइल्ड में या चिली जो है वहां पे भी है, इस तरह से फ्योर्ड है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है डिपोजिशनल लैंडफॉर्म फीचर्स है क्रिएटेड बाय द ग्लेशियर, इसके बारे में हम कल बातें करेंगे। तो अगला टॉपिक हमारा होगा डिपोजिशनल फीचर्स क्रिएटेड बाय द ग्लेशियल एक्टिविटीज या ग्लेशियर। ओके भाई, ऑल द बेस्ट।